हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी कि आज हम लोग गवर्नमेंट के बजट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ हम लोग उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है 12th क्लास का, तो उसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। आज पार्ट 1 है, तो इसीलिए दो पार्ट में, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन भी हो और जल्दी जल्दी भी, और थोड़ा सा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में जल्दी जल्दी से हो जाए, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएँ, जैसा कि मेरा मानना है। तो यहाँ पर 4 टॉपिक आज कवर करेंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट बजट आखिर होता क्या है। देखो, बजट से वर्ड से आप लोगों को ये पता चलता है, जैसे मान लो आपके पिताजी 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, क्या ठीक है। अब 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो वो आने वाले मंथ के लिए वो प्लान करते हैं ना, अपने बजट बनाते हैं कि भाई इस महीने इतने बच्चों का फीस जाएगा, इतना इतना हम लोग शॉपिंग करेंगे, इतना ये करेंगे, या फिर आप प्लान करते हैं कि एक साल में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से जो सरकार भी होती है वो अपनी बजट को तय करती है कि आने वाले साल में किस तरीके से हम लोग खर्चा करेंगे या किस तरीके से हम लोग अपने इकोनॉमी को आगे लेकर चलेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम लोग कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या कि आखिरकार उसके पीछे गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे सरकार की एक ऑब्जेक्टिव क्या है, वजह क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा वजह होता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और थर्ड पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बजट कि बजट और उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, कि बजट के टाइप्स कितने होते हैं, उन सब सारे के रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के बारे में समझेंगे। रेवेन्यू का मतलब अभी पूरा समझ में आएगा और कैपिटल का मतलब भी समझ में आएगा। अभी आप ये दोनों वर्ड से थोड़ा सा आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। अब आते हैं बजट रिसीट। उसके बाद बजट रिसीट को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप सो हम लोग ये 4 जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करने जा रहे हैं पार्ट 1 में। तो अगर आप लोग को क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से बिना कोई देरी किए हुए। तो पहले स्लाइड में हमारे पास है कि भाई आखिरकार व्हाट ऑफ या कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आप जान रहे हैं या फिर अगर नहीं जान रहे, तो फरवरी 1 को हमारे देश में जो बजट को पेश किया जाता है, किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा है, जिसको एनुअल बजट का नाम दिया जाता है, और वो पार्लियामेंट के थ्रू उसको लाया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे देश में लागू किया जाता है बजट पूरा। तो बजट दो तरीके से अनफोल्ड होता है। एक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है गवर्नमेंट का ओवर द पास्ट ईयर। जैसे मान लो कि 2024 अभी फरवरी आने वाला है, ठीक है। 2024 का 1 फरवरी में क्या होगा कि सरकार क्या करेगी, बजट लाएगी। तो पहले तो पूरे साल बताएगी कि भाई 2023 से लेकर 2024 तक हमने क्या क्या पिछले साल बजट तय करा था और उसमें क्या क्या हम लोगों ने अचीव करी, ठीक है। अब दूसरा क्या बताया जाएगा कि आने वाले साल में, मतलब 2024 से लेकर 2025 तक हम लोग क्या क्या प्लान और किस तरीके से खर्चा करने वाले हैं, मतलब क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम्स क्या लाने वाले हैं, पॉलिसीज क्या लाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो यूनियन बजट होता है, दो बजट होता है, दो टाइप ऑफ बजट। एक होता है कि स्टेट जो लाती है, जैसे मान लो कि उत्तराखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार है, बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार है, मुंबई की सरकार है, तो क्या है, महाराष्ट्र की सरकार है, तो वो सब सारे अलग अलग अपनी अपनी बजट लाते हैं। लेकिन एक होता है यूनियन बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, जो पूरे भारत के लिए होता है। उसको क्या नाम दिया जाता है, बजट। बजट नाम नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है कि बजट इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो आने वाले साल के लिए होता है। एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट इज एनुअल बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पूरे देश का बजट होता है। तो आई होप सो ये पूरा बातें कंप्लीट होगा आपका। अब यहाँ पर जो है वो फिस्कल पॉलिसी के तहत लाया जाता है। आप लोगों ने पीछे वाले चैप्टर में अगर देखा होगा कि डेफिसिट एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड में हमने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल डेफिसिट, दो चीज होता था। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता था, जो आरबीआई लाती थी, मतलब आरबीआई जिस तरीके से खर्चा करती है या क्या रेट कम ज्यादा करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत करती है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसी लाती है, तो एक तरीके से ये बजट भी गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम पॉलिसीज है, तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, फिस्कल पॉलिसी के अंदर आ जाएगा। तो आई होप सो ये पूरा क्लियर होगा। अब ये जो गवर्नमेंट बजट है वो दो एस्पेक्ट में बांटा गया है। किसको किसको, रेवेन्यू एस्पेक्ट में और एक्सपेंडिचर में, मतलब भारत सरकार के पास पैसा आ कितना रहा है। जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो
कि एक एक इंसान है, अब एक इंसान है, अब इंसान अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो मतलब उसके पास पैसा आ रहा है कितना, मतलब इनकम के रूप में, जो इनकम का दूसरा नाम दिया गया यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू, और वो पैसा खर्चा कितना कर रहा है, मतलब एक तरीके से एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, मतलब वो 50,000 रुपये आने के बाद खर्चा कितना कर रहा है, मतलब वो एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर, जिसको एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट बोला गया। तो सरकार भी दो एस्पेक्ट को बताती है, रेवेन्यू एस्पेक्ट और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होगा। अब आते हैं आगे थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं गवर्नमेंट बजट का। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड कि क्या आने वाला है और एक्सपेक्टेड क्या खर्चा करने वाला है। ऊपर नीचे तो सारी चीजें होती है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं रहता है, इसी वजह से एक्सपेक्टेड लिखा गया है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए दैट रिवील्स अ बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव अ ट्विन ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो सरकार बजट इसीलिए लाती है ताकि जो हमारे देश में ग्रोथ हो सके और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे हो सके। क्योंकि क्या कि सरकार जितना ज़्यादा खर्चा करेगी, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से खर्चा करेगी, उतना हमारा जो इकोनॉमी होगा वो ग्रो करेगा और स्टेबल रहेगा। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है। अब क्या है, मतलब उसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों करती है ऐसा, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्या पाना चाहती है। जैसे है ना, तुम लोग आखिरकार इतना पढ़ रहे हो, क्या पाना चाह रहे हो भाई, अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हो, है कि नहीं, एक अच्छा इंसान बनना चाह रहे हो, ये सब सारी चीज़ों को पढ़कर। क्यों, क्योंकि तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार क्या देश में घट रहा है, क्या एक कंट्री में क्या होता है, कि किस तरीके से इकोनॉमी चलती है। तो वो सब सारी सारी जानकारी लेकर कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, उसी तरीके से सरकार की जो गवर्नमेंट की जो बजट होती है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या रहती है सरकार की। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो भी रिसोर्सेज रहती है, मतलब क्या, जैसे बहुत सारी रिसोर्सेज रहती हैं, जैसे कोल हो गया, कि रोड्स वगैरह हो गया, कि रोड्स वगैरह में क्या क्या किस तरीके से लगेंगे। तो मतलब सारी रिसोर्सेज जो जनता को एलोकेट किया जाता है, मतलब कितना पैसा जनता के पास जाना चाहिए, कितना पैसा जनता के वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें रीएलोकेट किया जाता है। मतलब पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स, दूसरा कि रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि जो रिच और पुअर के बीच में इनकम और वेल्थ को लेकर इनइक्वालिटीज है, रिच और पुअर को लेकर, उसको कैसे कम किया जाए उसके बारे में सोचना, उसके बारे में प्रोग्राम पॉलिसीज बनाना, वो ऑब्जेक्टिव रहता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, की इकोनॉमी हमारा क्या हो, रेसेशन में ना जाए, मंदी में ना जाए, मतलब ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह ना हो और स्टेबिलिटी बनी रही, मतलब स्थिरता बनी रही इकोनॉमी में, जहाँ पर सारे लोग अच्छे तरीके से कमाएं और खाएं। क्लियर। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, की ग्रोथ भी बना रहे, कि हमारे देश की इकोनॉमी या जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ भी बनी रहनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी कैसे दिया जाए, स्किल्स कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो वो सब सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से वो हमारी किसके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के अंदर आता है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सही तरीके से मैनेज करके आगे बढ़ाया जाए। तो वो सब सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। 7 क्या होता है, रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी। बहुत बारी क्या होता है, रीजनल डिस्पैरिटी हो जाता है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि कोई एक, मान लो कि बिहार जो है वो बहुत पीछे है किसी किसी चीज़ के, और जो दूसरा स्टेट है जो हिमाचल प्रदेश है वो ज़्यादा अच्छा स्थिति पर है। तो भाई किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो खाई है, जो इसमें अच्छा है वो अच्छी बात है कि वो इसमें अच्छा किया जाए, और जो इसमें बुरा है, मतलब क्या, जो जिस कंडीशन में, मतलब मान लो कि यहाँ पर एजुकेशन अच्छे से नहीं है, कहाँ बिहार में एजुकेशन की रेट अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर एजुकेशन और अच्छे से कैसे दिया जाए लोगों को, उसके बारे में सोचा जाए। हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन अच्छा है तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में फोकस किया जाए। तो कुछ डिस्पैरिटी के दोनों के बीच में या स्टेट्स के बीच में या रीजनल के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, उसके बारे में सही तरीके से ध्यान रखना। तो गवर्नमेंट ट्राइज करती है मैनेज टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, ताकि जीडीपी ग्रोथ बन पाए और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को रोका जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, ना इन्फ्लेशन हो और ना डिफ्लेशन हो, दोनों चीज़ें। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, जब इकोनॉमी में ज़्यादा ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है और जब महंगाई कम हो जाता है, एक तरीके से ज़्यादा ही कम हो जाता है, जिसमें मतलब कि अगर इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन है, और इकोनॉमी में पैसे पैसे अगर बहुत कम है तो मतलब डिफ्लेशन है। तो ये सब सारी चीज़ों को ना करके स्टेबल ग्रोथ कैसे किया जाए उसके बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सरकार के लिए। क्लियर। तो आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं हम लोग फटाक से स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो भाई बजट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, है कि नहीं, दो, एक रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। याद रखना है बजट के दो कंपोनेंट कौन कौन से, रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के दो दो टाइप होते हैं। अब रेवेन्यू बजट का होता है रेवेन्यू रिसीट, कि रेवेन्यू रिसीट कितना आया, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम उसी तरीके से कैपिटल जो बजट होता है वो क्या होता है, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये दो चीज़ याद रखना है हमेशा कि कैपिटल बजट क्या होता है और रेवेन्यू बजट क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद जो हमारा रेवेन्यू रिसीट दो तरीके का होता है, कौन कौन सा होता है भाई, रेवेन्यू रिसीट हमारा टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा, जो हम लोग टैक्स देते हैं और जो हम लोग फाइन्स वगैरह देते हैं, है ना, कि जैसे पुलिस ने आपको पकड़ लिया बिना हेलमेट का तो उसका जो फाइन आ गया, तो वो सब सारा जो पैसा होगा आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, चाहे वो जीएसटी देते हो, चाहे वो आप इनकम टैक्स देते हो, वो सब सारा पैसा जो जुड़कर वो क्या बनेगा, रेवेन्यू रिसीट बनेगा। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो प्लान किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान। एक होता है कि प्लान किया जाता है कि भाई हम लोग ये रोड्स वगैरह बनाएंगे, ये करेंगे, और एक होता है कि अपने आप ही मतलब अचानक से कुछ मंदी आ गया, कुछ या फिर बोला जाए कि साइक्लोन वगैरह आ गया तो उसमें जो खर्चा हो गया सरकार का। क्लियर। सेम उसी तरीके से कैपिटल बजट होता है, कैपिटल बजट के भी दो टाइप, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो प्लान और नॉन प्लान हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ेंगे, साथ साथ प्लान और नॉन प्लान दोनों को। आप लोग इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको जानने की कोशिश कीजिए और ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पूरा एक तरीके से बजट का नींव रखा गया है। क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं फटाक से जल्दी से, अब इसी जोश और इसी जुनून के साथ देखते हैं आगे क्या है। आता है बजट रिसीट के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, बजट रिसीट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आखिरकार बजट रिसीट क्या होता है, तो बजट रिसीट रेफर्स टू एस्टिमेटेड, क्या है, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द ईयर, कि आखिरकार भारत सरकार के पास कितना पैसा आएगा, कितना रिसीट के रूप में आएगा, क्या, कि कितना एक तरीके से भारत सरकार के पास पैसा जो रिसीव होगा वो कितना होगा, या किस तरीके से भारत सरकार लोन लेगी, क्या लेगी, वो सब सारी चीजें, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि दो तरीके का बजट रिसीट होता है। और तो बजट रिसीट क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब जो बजट जो रिसीट होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। यहाँ तक हमें पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया। तो रेवेन्यू रिसीट दो तरीके का काम करता है। रेवेन्यू रिसीट जो होता है वो नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और नॉर रिड्यूस एनी एसेट। जो रेवेन्यू रिसीट होता है, भारत सरकार का जो रेवेन्यू होता है, जो टोटल पैसा जो आता है रेवेन्यू रिसीट के अंदर, वो ना तो भारत सरकार को वापस करनी होती है और ना ही भारत सरकार की संपत्ति को कम करती है। अब यहाँ समझना, जैसे कि आप टैक्स का पैसा है और नॉन टैक्स का पैसा, अब भारत सरकार आपसे टैक्स का पैसा लेती है तो ऐसा थोड़ी ना कि आपको टैक्स का पैसा फिर से वापस करती है, नहीं ना करती है। इसका मतलब वो क्रिएट लायबिलिटी नहीं करती है, मतलब उसको दे फिर से। एक होता है कि आप पैसा बैंक से ले रहे हो, आपने क्या करा, बैंक से पैसा लिया तो बैंक को आपको देना पड़ेगा ना, मतलब बैंक के लिए आप लायबिलिटी होगा, मतलब आपको एक लायबिलिटी आपके ऊपर क्या हो गया कि आप 5 लाख रुपए बैंक से लिए तो देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर टैक्स का पैसा भारत सरकार के पास आएगा तो वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा। और नॉन टैक्स जो फाइन वगैरह होता है, तो नॉन टैक्स का पैसा दिया जाता है क्या फिर से, तो आप लोगों को नहीं। तो वो सब ना तो रिड्यूस करता है भारत के एसेट को। तो रेवेन्यू रिसीट जो होता है, रेवेन्यू रिसीट आर दोज मनी ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक, जो दो कैरेक्टरिस्टिक रिसीव करता है। डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी, जो कि भारत सरकार के लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं करता है, एंड डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ इन द एसेट, और एसेट में भी कोई एक तरीके से कमी नहीं करता, मतलब भारत सरकार के एसेट में भी कमी नहीं होती। जैसे कि टैक्स का पैसा, और टैक्स डज नॉट लीड टू द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स जो होता है वो भारत सरकार के एसेट को कम नहीं करता, भारत सरकार के पूंजी को कम नहीं करता। क्लियर, आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा रेवेन्यू रिसीट में। अब जल्दी से आगे थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। अब जो आता है कि रेवेन्यू रिसीट दो तरीके का भी बताएं, कि टैक्स रेवेन्यू आता है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट, और एक आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। जो टैक्स के अंदर होगा वो डायरेक्ट टैक्स होगा और इनडायरेक्ट टैक्स होगा। क्लियर बात, कि जो टैक्स होता है वो दो तरीके का, देखो एक एक करके पॉइंट क्लियर करते जाना, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा क्लैरिटी है। जो टैक्स होगा वो दो तरीके का होगा, एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है भाई, वो भी हम लोग समझेंगे एक एक कर।
ठीक है। और नॉन टैक्स में क्या आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट जो भारत सरकार देती है, प्रॉफिट देती है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो भारत सरकार अपनी कंपनी से प्रॉफिट होती है, फाइन्स और फीस वगैरह, जो कि आप जमीन का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं वो सब सारे फीस वगैरह, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आ जाता है। और टैक्स में आप समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, जो इनकम टैक्स होता है, आप कुछ कमा रहे हो, उससे डायरेक्टली पैसा आप डायरेक्ट सरकार को दे रहे हो, तो उसका क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जैसे जीएसटी, आपने क्या करा, दुकानदार को टैक्स दिया, फिर दुकानदार वगैरह ये फैक्ट्री वाला सरकार को दिया है। क्लियर। तो टैक्स रिसीट इज अ कंपलसरी पेमेंट मेड बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड फर्म्स टू द गवर्नमेंट। जो टैक्स है वो कंपलसरी है एक इंडिविजुअल के लिए, हाउस होल्ड के लिए, फर्म के लिए, और विदाउट रेफरेंस ऑफ एनीथिंग इन द रिटर्न, और उसके बदले कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब ये नहीं कि बाद में ये पैसा वापस करेगी सरकार, तो आपको टैक्स देना ही देना होता है। इसी वजह से आप लोगों को भी अधिकार है कि सरकार को, गवर्नमेंट को आप सवाल कर सकते हैं कि क्योंकि आप जो भी फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, जो भी रोड्स वगैरह बनाया जा रहा है, वो आप ही का पैसा से बनाया जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैक्स कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं वो हमारे पास प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स होता है, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्स होता है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये 3 तरीके का टैक्स होता है, मतलब जनरली 6 तरीके का टैक्स है, लेकिन इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, एक एक करके समझेंगे। क्लियर। तो ये बात याद रखना, टैक्स 3 तरीके का। अब जो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे जल्दी से। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि अ टैक्स इज सेड टू बी अ प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद अ इंक्रीज इन इनकम। जैसे मान लो कि एक बंदे का इनकम 2 से 5 लाख रुपया है, मतलब 2 से 5 लाख के बीच में इनकम है, उसमें 10% टैक्स लग रहा है। अभी मान लो इनकम टैक्स लग रहा है, जो आप पैसा भारत सरकार को दे रहे हो। अब आपका क्या हो गया, अब 5 से 10 लाख रुपया बढ़ गया, तो 5 से 10 लाख रुपया बढ़ गया, तो उसके ऊपर टैक्स भी मान लो कि 10% और बढ़ गया, मतलब क्या, टोटल 20% हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपका इनकम भी बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ते बढ़ते, मतलब जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे टैक्स के स्लैब भी बढ़ रहे हैं, मतलब आपका टैक्स भी बढ़ रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्स। कि आप भी प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपके टैक्स में आपको टैक्स देने का भी प्रोग्रेशन हो रहा है। क्लियर। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, टैक्स इज सेड टू बी रिग्रेसिव व्हेन इट इज कॉज अ ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। कि ज्यादा बर्डन किस पर डालता है, पुअर पर डाला जाता है, ना कि रिच पर। इफ अ पर्सन विथ अ 1 लाख एज इज मंथली इनकम, मान लो कि एक पर्सन का इनकम 1 लाख रुपया है, एंड पेज अ 10% टैक्स, एंड मतलब कितना, 10,000 देता है, मतलब 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 ही बैलेंस 90,000 रुपये इसके पास बचा। बट इफ अ पर्सन विथ अ 5,000 एज हिज मंथली इनकम एंड हैज टू पे अ 10%, द इनकम टैक्स और पेज 500, ठीक है, it might mean a cut in his essential consumption leading to a poor diet and therefore a poor health। यही बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया कि भाई 2 से 5 लाख रुपया के लिए 10% इनकम है, तो मतलब सभी के लिए एक इनकम। अब मान लो कि कोई 2 लाख रुपया कमा रहा है, उसके लिए भी 10% है, 3 लाख रुपया कमा रहा है उसके लिए भी 10% है, और 4 लाख रुपया कमा रहा है उसके लिए, मतलब अगर सभी के लिए सेम टैक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिग्रेसिव टैक्स। और खास करके ये क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स में टैक्स डिक्रीज होता है, और इसमें क्या होता है, इनकम इंक्रीज पर टैक्स डिक्रीज होता है, और इसमें इनकम इंक्रीज पर टैक्स ऑल्सो इंक्रीज होता है। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि आपको टैक्सेस आर मोस्ट कंज्यूमर गुड्स सेल्स, गैस एंड सोशल सिक्योरिटी पेरोल आर एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। अब जैसे आपको कुछ सेल्स कर रहे हो, गैस पर आपको मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटीज मिल रहा है, पेरोल पर मिल रहा है, तो वो सब क्या है, रिग्रेसिव टैक्स के अंदर आता है। मतलब क्या है, इनकम इंक्रीज होने के बाद आपका टैक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप रिग्रेसिव टैक्स हो गया। क्लियर, आई होप सो ये चीज क्लियर होगा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। अब आता है क्या, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है भाई, और वैट और स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स, क्या एक तरीके से ये इनडायरेक्ट टैक्स है, which is imposed on the value added at a various stage. It imposed in each stage of production. जैसे मान लो कि if a product cost $100 and there is a 15% VAT, the consumer pays a 115 to the merchant and the merchant keeps 100 and remits 15 to the government। मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 है, ठीक है, और आप कंज्यूम कर रहे हो दिल्ली से मुंबई में, तो आप मुंबई में कंज्यूम कर रहे हो, तो जो मुंबई का कंज्यूमर है वो कितना पे करेगा इसमें, वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि वो वैल्यू ऐड कहाँ किया गया, मुंबई में,
तो पैसा कौन देगा? मुंबई का आदमी देगा। तो वो $115 दे दिया, तो $115 इसको दे दिया। अब ये जो $15 है वो फिर सरकार को देगा वैट के रूप में। क्लियर? तो मतलब वो कंज्यूमर के द्वारा ही लिया जाता है, तो वैल्यू एडेड टैक्स ऐसे होता है। क्लियर? स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? व्हेन अ टैक्स इज लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट साइज एंड वेट एंड इट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक टैक्स। जैसे एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड लिकर प्रोडक्ट्स। जैसे सारे स्टेट क्या होते हैं कि स्पेसिफिक टैक्स लगाते हैं कि भाई उत्तराखंड में जो शराब पर अलग टैक्स लगेगा, अलग तरीके का टैक्स स्लैब है, महाराष्ट्र में अलग तरीके का टैक्स स्लैब है। तो मतलब अगर अलग अलग तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर, जैसे सिगरेट पर टैक्स लग रहा है अलग से, राज्य सरकार लगा रही है, अलग से स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, तो वो क्या आ जाएगा? हमारा स्पेसिफिक टैक्स के अंदर। ये सब थोड़ा थोड़ा याद करना ताकि आप लोगों का जो है वो नॉलेज क्लियर हो पाए। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई? तो डायरेक्ट टैक्स is one the final burden of which is borne by the people on whom it is imposed। जैसे मान लो कि आप 50,000 रुपया कमा रहे हो, आपकी इनकम कितनी? 50,000 रुपया। अगर आप इसका मान लो कि 2,000 रुपया आप टैक्स दे रहे हो, डायरेक्टली आप किसको दोगे? सरकार को दोगे। किसको दोगे? डायरेक्टली आप सरकार को। तो वैसा टैक्स जो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो उसको आप लोग बोलते हो डायरेक्ट टैक्स। और वैसा टैक्स जो आप क्या, जैसे आपने 10 रुपये का बिस्किट खरीदा, ठीक है, तो उसमें जो टैक्स दे रहा है, आपने कहाँ से खरीदा? शॉपकीपर से खरीदा, ठीक है, तो 10 रुपये आपने दिया, मतलब कंज्यूमर। तो आप डायरेक्टली आप इसमें टैक्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर ने शॉप से 10 रुपये लिया। अब ये जो शॉपकीपर है या फिर जो फैक्ट्री वाला है वो सब किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। मान लो 2 रुपया दे रहा है इसमें या 1 रुपया दे रहा है, तो आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो। तो अगर इनडायरेक्टली आप दे रहे हो, जैसे जीएसटी इज द बेस्ट एग्जांपल। आप जीएसटी देते हो तो इनडायरेक्टली आप शॉपकीपर को देते हो या फैक्ट्री वाले को देते हो, तो वो डायरेक्टली सरकार को जाके देती है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स भी क्लियर होगा। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं भाई। नॉन टैक्स रिसीट क्या होता है? अब टैक्स रिसीट के बारे में समझ गए, अब नॉन टैक्स क्या होता है? तो नॉन टैक्स में फीस आ गया। अब जैसे मान लो कि आप लैंड रजिस्ट्रेशन का फीस करा रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उसमें सरकारी दफ्तर में जाकर आप फीस दे रहे हो, डेथ रजिस्ट्रेशन फी करा रहे हो तो उसका, पासपोर्ट बना रहे हो उसका, कोर्ट में कुछ आप मुकदमा लड़ रहे हो उसका, तो वो सब सारा पैसा क्या हो गया? एक नॉन टैक्स का पैसा हो गया। वो सरकार के पास डायरेक्टली जाता है। सरकार के पास क्या? गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली जाता है। डायरेक्टली किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है, और वो एक तरीके से रिसीट होता है, वो भी नॉन टैक्स रिसीट। क्लियर? फाइन्स वगैरह, जैसे आप लॉ ब्रेक करते हो उसके लिए जो आपको फाइन दिया जाता है, फाइन लिया जाता है, ठीक है। एस चीट रेफर्स टू दोज इनकम विच अराइजेस आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हेयर। कि वैसे मान लो कि बहुत सारा प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो कानून के दायरे में रहता है और उसको अभी तक पूरा सुनवाई नहीं हुआ कि वो है किसका, तो वो सरकार उसके थ्रू जनरेट कर सकती है इनकम, तो उसको एस्टेट बोलते हैं। होता है ना बहुत बारी कि कोई जमीन है, उसका कोई माँ बाप नहीं है, तो उसका माँ बाप कौन है? आखिरकार उसके माँ बाप गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट उससे क्या कर सकती है? उस पर कुछ बना सकती है और उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? अ टैक्स इज चार्ज ओनली ऑन द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड दैट विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। बहुत बारी क्या होता है कि अब अचानक से क्या हो गया कि एक कोई जमीन है, बहुत बड़ा जमीन, उसके बगल में कुछ ऐसा फैक्ट्रीज वगैरह खोला है, तो इसकी वजह से फैक्ट्रीज वगैरह अच्छे अच्छे चीज़ों का खोला है, उसकी वजह से ये लैंड का जमीन बढ़ गया, तो उससे क्या हो गया? कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह लिया गया, तो वो सब स्पेशल असेसमेंट में टैक्स लिया जाता है। इनकम फ्रॉम द पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो भी इंडियन, जैसे इंडियन रेलवे हो गया, नेगल फर्टिलाइजर्स हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, स्टील प्लांट्स हो गया, तो जो भी सरकारी कंपनी से प्रॉफिट होता है वो सब सारा टैक्स रिसीट के अंदर आता है, नॉन टैक्स रिसीट के अंदर। ग्रांट और डोनेशन, ग्रांट और डोनेशन मतलब जो डोनेट किया जाता है लोगों के द्वारा या फिर दूसरी सरकार जो डोनेट करती है, तो वो सब सारा पैसा किसके अंदर आता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आता है। तो आई होप सो ये सारी चीजें भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्या? कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट वहां पर हम लोग क्या? रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पर कैपिटल रिसीट, तो यहाँ पर क्या आ गया कि दोज रिसीट क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट क्या करती है? सरकार के लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है, मतलब सरकार को वो पैसा वापस करना होता है। एक तो हो गया टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा, तो वो तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आ गया। अब कैपिटल रिसीट के अंदर जिसमें सारा भारत सरकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर लायबिलिटी। मान लो कि किसी दूसरे सरकार से भारत सरकार ने लोन लिया है,
तो लोन को फिर चुकाना है भाई, तो लोन को चुकाना है तो मतलब क्या, लाइबिलिटी है, मतलब लाइबिलिटी है, भारत सरकार को वो चीज चुकाना है, मतलब भारत सरकार इज लाइबल टू पे दैट लोन बैक। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्या हो गया, दिस रिसीट कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्या करती है, रिड्यूस करती है एसेट, मतलब भारत सरकार के, मतलब भारत सरकार ने क्या करा, एयर इंडिया का, मान लो कि एयर इंडिया जो अभी था, एयर इंडिया में भारत सरकार ने मान लो कि 20% बेच दिया, अब 20% दूसरी कंपनी को बेच दिया, इसका मतलब भारत सरकार की संपत्ति पहले कुछ होगी, अब उससे 20% कम हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन इन द एसेट हो गया। उसी तरीके से भारत सरकार बहुत बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बहुत सारी चीजें करती है, मतलब अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच देती है, तो वो सब सारा पैसा जो आता है सरकार के पास, वो क्या करती है, रिडक्शन इन द एसेट करती है। तो ये दो चीज याद रखना है, लाइबिलिटी क्रिएट करती है और रिडक्शन इन द एसेट करती है, तो दो चीज याद रखना है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट के कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई, रिकवरी ऑफ लोन्स और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज एंड अदर रेसिट, तो ये सब सारा क्या है, एक तरीके से लोन्स वगैरह जो है टोटल, और डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि अगर कंपनी खुद ही अपनी नहीं, अगर सरकार खुद अपनी कंपनीज के कुछ हिस्से को बेचकर अगर पैसे को अपनी अकाउंट में ला रही है या बजट में पेश कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। आई होप सो ये चीजें कैपिटल रिसीट के अंदर क्लियर होगा। अब आते हैं तीनों को एक कर, रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब क्या हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स अ लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बारी क्या होता है, सरकार क्या करती है, लोन देती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, व्हेन फाइनेंशियल क्राइसिस विथ अ फाइनेंशियल क्राइसिस, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ सके। व्हेन देयर इज लोन्स आर रिकवर्ड द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस, जब जब वो सब सारा पैसा दिया जाता है तो एक तरीके से सरकार का एसेट जो होता है वो रिड्यूस होता है। बोरिंग एंड लाइबिलिटीज, व्हाइल लेंडिंग द क्रिएट अ लाइबिलिटी, भारत सरकार कभी भी पैसा लेती है तो वो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। इट में नोटेड दैट गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम, मनी किससे बोरो करती है, या तो वो जनरल पब्लिक से करेगी थ्रू अ मार्केट, जैसे आप मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट से, दो मार्केट होता है, आगे जाके पढ़ेंगे अभी, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो वो सबसे पैसा अगर बोरो कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर रही है या दूसरे देश से बोरो कर रही है, तो दे ऑल आर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि भारत सरकार अदर रिसीट के अंदर भी आता है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, अभी बताएं कि अगर भारत सरकार अपनी कंपनी मान लो भारत सरकार अपना कंपनी जो एयर इंडिया है, अब एयर इंडिया का कुछ पार्ट अगर बेचा, मतलब 20% बेचा उसका, अब 20% बेचने पर भारत सरकार को 2000 करोड़ मिला, तो वो 2000 करोड़ एक तरीके से रेवेन्यू के रूप में आ गया, है कि नहीं, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाएगा। तो मतलब क्या, वो पूंजी सरकार का बना है जिसके लिए एसेट को रिड्यूस किया गया है, तो एसेट को रिड्यूस किया जाता है और लाइबिलिटी को क्रिएट किया जाता है, तो ये क्या हो गया, लाइबिलिटी को क्रिएट किया जाता है, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसीट। आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बजट के बारे में पढ़ा, और खास करके अभी रिसीट के बारे में पढ़ा, है कि नहीं, हम लोग रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में पढ़े। अब थोड़ा सा एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार एक्सपेंडिचर क्या है और किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चलेंगे इसको, और एक्सपेंडिचर किस तरीके से भारत सरकार खर्चा कैसे करती है। अभी तक हम लोग ये जाने कि बजट के थ्रू सरकार क्या करती है, भारत सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास पैसा आता कैसे है, पैसा अलग अलग जगह से आता कैसे, कभी कभी भारत सरकार क्या करती है, स्टेट्स को भी पैसा देती है, तो उससे वो पैसा वसूलती है, रिकवरी करती है कि नहीं। उसके बाद अब जो पढ़ेंगे पार्ट 2 में, वो पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, और उसके साथ साथ पढ़ेंगे डेफिसिट, कि डेफिसिट यहाँ से क्वेश्चन आएगा फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर की बजट एक्सपेंडिचर और एक तरीके से डेफिसिट, ये दोनों को हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ।